Hello everyone, welcome to my channel Better Brain Institute. I am Sonia. Today we will read Natural Vegetation and Wildlife from class 7 Geography NCERT. तो आइए. Salima was excited about the summer camp she was attending. सलीमा अपने समर कैंप के लिए जिसको कि उसने अटेंड किया था बहुत ही उत्साहित थी. शी हैड गोन टू विजिट मनाली इन हिमाचल प्रदेश अलॉन्ग विद हर क्लासमेट्स. तो वो क्या हिमाचल प्रदेश में जो मनाली एक जगह है वहां पर अपने क्लासमेट्स के साथ वो घूमने गई थी. शी रिकॉल्ड हाउ सरप्राइज्ड शी वाज टू सी द चेंजेस in the landform and natural vegetation as the bus climbed higher and higher. अब वो जैसे जैसे बस ऊपर चढ़ती जा रही थी, चढ़ाई करती जा रही थी, तो वो इस चीज को देखकर बड़ा आश्चर्यचकित थी कि कैसे है जो ऊंचाई के साथ साथ लैंडफॉर्म्स में और वहाँ के नेचुरल वेजिटेशन में, मतलब कि वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति में चेंज आता जा रहा है. द डीप जंगल्स ऑफ द फुटहिल्स कंप्राइजिंग साल एंड टी स्लोली डिसअपियर्ड. तो जो घने जंगल थे जो कि उन ऊंची पहाड़ियों के नीचे थे और जो कि साल और टीक के पेड़ों से भरे हुए थे, वो जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे वो धीरे धीरे साल और टीक के पेड़ कम होते जा रहे थे. She could see all trees with thin pointed leaves and cone-shaped canopies on the mountain slopes. अब जैसे वो ऊंचाई पर गई तो वो माउंटेन स्लोप पर जो पैने और कोन शेप वाले जो पेड़ होते हैं उनकी कैनोपीज उसे माउंटेन स्लोप से दिखाई दे रही थी. शी लर्न दैट दोज वर कॉनिफर्स ट्रीज. तो उसे याद आया कि ये जो ट्रीज होते हैं नुकीले, ये क्या कहलाते हैं? ये कॉनिफर ट्रीज कहलाते हैं. She noticed the bloom of bright flowers on all tall trees. तो उसने देखा कि इन tall trees पे लंबे लंबे पेड़ों पर है जो कुछ ब्राइट कलर के फ्लावर्स हैं वो खिले हुए हैं. These were the rhododendrons. तो ये फूलों का नाम क्या है? rhododendrons है. From Manali, as she was traveling up to Rohtang Pass, she saw that the land was covered with short grass and snow in some places. और जब वो मनाली घूमने गई रोहतांग पास पर तो उसने देखा कि जो भूमि थी, जो पृथ्वी थी, वो छोटी छोटी घास से ढकी हुई थी और जिस पर की बर्फ जमी हुई थी. From Salima's observation, we surmise that there is a close relationship between height of land and the character of vegetation. अब सलीमा की बातों से हमें एहसास हुआ, सरमाइज का मतलब क्या है? एहसास हुआ, आभास हुआ कि जो हाइट है, जैसे जैसे जमीन की हाइट बढ़ती जाती है और वहाँ की जो वनस्पति है, इन दोनों में कुछ ना कुछ संबंध जरूर होता है. विद द चेंज इन हाइट द क्लाइमेट चेंजेस एंड द चेंजेस नेचुरल वेजिटेशन. अब जैसे जैसे हाइट बदलती जाती है वहाँ के तापमान में अंतर होता जाता है, जिसके कारण वहाँ की जो प्राकृतिक वनस्पतियां उगती है उसमें भी भिन्नता हो जाती है. द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर. अब जो वेजिटेशन है उसकी जो ग्रोथ होती है वो टेम्परेचर, वहाँ के तापमान और वहाँ की नमी पर भी डिपेंड करती है. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल. अब ये जो वेजिटेशन है ये किसी भी ढलान पे और वहाँ की मिट्टी कैसी है, इन चीजों पर भी वहाँ का वेजिटेशन है तो डिपेंड करता है. तो देखिए यहाँ पे एक रोडोडेंड्रॉन जो फूल उसने खिले हुए देखे थे टॉल ट्रीज पे, इसका एक पिक्चर दिया हुआ है. The type and thickness of natural vegetation varies from place to place because of the variation in these factors. तो जो नेचुरल वेजिटेशन है इसकी सघनता में एक जगह से दूसरी जगह पर जाने पर इन तत्वों के कारण अंतर आ जाता है. तो नेचुरल वेजिटेशन क्या हुआ? नेचुरल वेजिटेशन वो हुआ जिसके अंदर की जो पौधे होते हैं वो अपने आप उग जाते हैं, वो किसी मानवीय प्रयास के उसकी उसको जरूरत नहीं होती है. ये तो नेचुरल वेजिटेशन हुआ, मतलब प्राकृतिक वनस्पति जो प्रकृति की सहायता से अपने आप उगती है. अब नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज एज फॉलोज. तो प्राकृतिक वनस्पति को मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. वो है फॉरेस्ट which grow where temperature and rainfall are plentiful to support a tree cover. तो फॉरेस्ट कहाँ होते हैं? जहां पर की तापमान और अच्छी बारिश होती है और इतनी अच्छी बारिश होती है कि वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत ही घने हो जाते हैं, तो ऐसी जगह जंगल बन जाती है. डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन. अब रेनफॉल और टेम्परेचर के कारण जो है बहुत ही सघन और खुले जंगल उग जाते हैं. तो नेचुरल वेजिटेशन का एक पार्ट हुआ फॉरेस्ट. अब दूसरा है
ग्रासलैंड्स यानी घास के मैदान, विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन। तो ग्रासलैंड्स कहाँ पर उगते हैं? जहां पर की कम बारिश होती है, छितरी हुई बारिश होती है। श्रब्स, तीसरा टाइप है इसका, थ्रोनी श्रब्स एंड श्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन। अब जो ड्राई रीजन होते हैं, सूखे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर बारिश नहीं होती है, वहां पर कटीली झाड़ियां उग जाती हैं। Salima was sharing her experience of Himalayan trip with her father. Her father visited various places in the world. तो सलीमा है जो अपना हिमालयन ट्रिप को एक्सपीरियंस को अपने फादर के साथ शेयर कर रही थी, और जो उनके फादर थे वो भी कई जगह पर वर्ल्ड में घूमे हुए थे। He told Salima about his observation of the variety of vegetation in different parts of different continents. तो उन्होंने भी बताया कि भाई अलग अलग महाद्वीपों के अलग अलग पार्ट्स में भी है जो अंतर आ जाता है। He mentioned about conifers forest in the subpolar region. तो उन्होंने बताया कि पोलर रीजन में कॉनिफर फॉरेस्ट देखे जाते हैं। थ्रोनी बुशेज इन द डेजर्ट्स, अब डेजर्ट्स क्योंकि सूखा एरिया है तो वहां पे थ्रोनी यानी कटीली झाड़ियां मिलती हैं। थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट इन द ह्यूमिड रीजन एंड मैनी मोर। और इसी तरह उन्होंने बताया कि जो ह्यूमिड रीजन होते हैं जहाँ पर की बारिश अच्छी होती है, वहां पर घने उष्ण कटिबंधीय जो सघन वन पाए जाते हैं। Salima realized that the Himalayas have almost all variety of vegetation which one can see while moving from the equator to the polar region. तो सलीमा को ये महसूस हुआ हिमालय ट्रिप के दौरान कि जो इक्वेटर से भूमध्य रेखा से अगर हम पोलर रीजन पे ध्रुवीय क्षेत्रों तक जाने पर हमें जितने तरीके के ट्रीज दिखाई देते हैं, अगर हम हिमालय का ट्रिप करें तो वो सारी की सारी वेराइटी हमें हिमालय पर्वत पर देखने को मिल जाएगी। The changes in the type of natural vegetation occur mainly because of the changes of climatic conditions. तो जो नेचुरल वेजिटेशन का टाइप है वो मेनली होता है जो तापमान की भिन्नता के कारण अलग अलग हो जाता है। Let us get to know the different types of natural vegetation of the world with their characteristics, features and wildlife inhabiting there. तो अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि जो नेचुरल वेजिटेशन है वो किस तापमान में कहाँ पर क्या क्या उगता है और वहां पर पाई जाने वाली जंगली जीवन के बारे में। अब पहला हम पढ़ते हैं नेचुरल वेजिटेशन का फर्स्ट पार्ट, फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट एक ऐसी जगह होती है जहां पर खूब सारे पेड़ हैं जो एक ही जगह पर पास पास में उग जाते हैं, तो ऐसी जगह जंगल कहलाती है। अब जंगल को है जो मेनली 6 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है यहाँ पर। तो फर्स्ट टाइप है इसका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, मतलब कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ट्रॉपिकल का मतलब हो गया उष्ण कटिबंध और एवरग्रीन का मतलब हो गया सदाबहार वन। These forests are also called tropical rain forest. तो ऐसे जो वन होते हैं वो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भी कहलाते हैं। These thick forests occur in the regions near the equator and close to the tropics. तो ये जो वन होते हैं ये हम इक्वेटर यानी पृथ्वी की भूमध्य रेखा से और जो कर्क रेखा है और मकर रेखा है दोनों रीजन्स पर उसके बीच में पाए जाते हैं। These regions are hot and receive heavy rainfall throughout the year. अब जो ये क्षेत्र है इसके अंदर पूरे साल क्या होता है, अच्छी भारी बारिश होती है। As there is no particular ड्राई सीजन। अब वहां पर अच्छी बारिश होने के कारण वहां पर पूरे साल सूखा मौसम होता नहीं है। The trees do not shade their leaves altogether. तो इस वजह से जो वहाँ के पौधे होते हैं वो अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, मतलब वहां पर पूरे साल इतनी बारिश होती है कि वहां पतझड़ का मौसम कभी आता ही नहीं है। दिस इज द रीजन दे आर कॉल्ड एवरग्रीन। और यही वजह है कि ये सदाबहार वन कहलाते हैं, मतलब हमेशा खिले रहने वाले, हमेशा हरे भरे रहने वाले। द थिक कैनोपीज ऑफ द क्लोजली स्पेस्ड ट्रीज डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू पेनिट्रेट इनसाइड द फॉरेस्ट इवन इन द डे टाइम। अब क्योंकि ये जंगल इतने घने होते हैं कि इनको जो कैनोपीज होती है वो आपस में इतनी ज्यादा एक दूसरे में उलझी हुई होती है, इतनी ज्यादा ये आपस में पास पास टच होते हैं कि जो सनलाइट होती है वो दिन के टाइम पर भी जमीन पर नहीं आ पाती है। हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, इबोनी, महोगनी आर कॉमन हियर। अब हार्डवुड जो पौधे पेड़ होते हैं जैसे कि रोजवुड, इबोनी, महोगनी यहाँ पर मुख्यतः पाए जाते हैं। अब यहाँ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का एक डायग्राम दिया हुआ है। देखिए ये किस तरीके से यहाँ पर कितने बड़े बड़े जो घने वन की तरह ये दिखाई दे रहा है, और ये इनकी कैनोपीज ऊपर इतनी ज्यादा टच हो रही है कि नीचे है जो दिन के टाइम में भी सनलाइट वहां नीचे तक नहीं पहुंच पाती है।
यहाँ एक साइड बॉक्स में दिया हुआ है, द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राजील इज सो इनॉर्मस दैट इट इज लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ। कि ब्राजील के अंदर, ब्राजील का जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो इतना विशाल है कि इसे पृथ्वी का लंग्स कहा जाता है। तो लंग्स का काम तो आप जानते हो ना कि क्या होता है। लंग्स का काम होता है एयर को फिल्टर करना, तो इसी तरीके से ये हमारे अर्थ का लंग्स कहलाता है। इसी वजह से यहाँ नीचे बॉक्स में दिया हुआ है, एनाकोंडा वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्नेक इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब एनाकोंडा जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्नेक माना जाता है, वो भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं। इट कैन किल एंड ईट अ लार्ज एनिमल सच एज द क्रोकोडाइल। तो ये जो एक क्रोकोडाइल, बड़े एनिमल्स को जैसे कि क्रोकोडाइल होता है उसको भी खा सकते हैं। सेकेंड हो गया टाइप फॉरेस्ट का, ट्रॉपिकल डिसिडियस forest. So tropical deciduous are the monsoon forest found in the large part of India, northern Australia and in Central America. तो ट्रॉपिकल डिसिडियस का मतलब होता है पतझड़। ट्रॉपिकल का मतलब हो गया उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। तो नाम से ही पता चल रहा है जिसमें पत्ते झड़ते हैं। तो जो ट्रॉपिकल डिसिडियस जो वन होते हैं, ये उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन है, वो मुख्यतः मानसून फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, मतलब बारिश वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और ये कहाँ कहाँ होता है, इंडिया के लार्ज पार्ट में मिले जाते हैं, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में और सेंट्रल अमेरिका में ऐसे वन पाए जाते हैं। दीज रीजन्स एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस। अब ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है, सीजनल चेंजेस होते रहते हैं, मौसम बदलता रहता है। ट्री शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। तो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, वो क्या करते हैं, सूखे के मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ताकि उनमें पानी की कमी ना आ सके। द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर साल, टीक, नीम एंड शीशम। अब हार्डवुड ट्रीज होते हैं सघन लकड़ी वाले जो पेड़ होते हैं ना, वो जैसे कि साल, टीक, नीम, शीशम ऐसे वनों में पाए जाते हैं। हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स। अब हार्डवुड लकड़ी होती है जो बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती है, इससे फर्नीचर बनाया जाता है, ये परिवहन में भी काम आती है और ये निर्माण में भी, सामग्री बनाने के भी काम में आती है। ये इतनी मजबूत होती है। टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स, लंगूर्स एंड मंकीज आर द कॉमन एनिमल ऑफ दीज रीजन। अब ऐसे क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवरों में चीते, शेर और ये मंकी, लंगूर, एलिफेंट्स यहाँ पर पाए जाते हैं। अब यहाँ एक साइड में दिया हुआ है बॉक्स में, लेट्स 2 में, वेयर इन इंडिया डू ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट अकर, नेम द स्टेट्स। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन का मतलब हो गया जहाँ पर पूरे साल वनों में है जो हरे वन है जो हरे भरे रहते हैं, जहाँ बारिश अच्छी होती है। तो ऐसी जगह इंडिया के अंदर हो गई, तमिलनाडु हो गई, केरल हो गई, जो साउथ के पार्ट हो गए, वहां पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और ट्रॉपिकल डिसिडियस मतलब कि पतझड़ वाले वन, जहाँ पे गर्मी भी बहुत है और मानसूनी चेंजेस आते हैं। तो ऐसी जगह है यहाँ पे वेस्टर्न ओडिशा हो गई, छत्तीसगढ़ हो गई, झारखंड हो गई। अब ये ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट का यहाँ पर एक बताया हुआ है कि इस तरीके से होते हैं। नेक्स्ट थर्ड आ गया फॉरेस्ट टाइप में, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब टेम्परेट का मतलब यहाँ क्या हो गया, टेम्परेट का मतलब हो गया शीतोष्ण, एवरग्रीन सदाबहार, और फॉरेस्ट हो गया वन, मतलब शीतोष्ण सदाबहार वन। अब नाम से ही पता चल रहा है शीत भी है, मतलब ठंडे भी हैं, गर्म भी हैं, ऐसी जगह पर हमेशा हरे भरे रहने वाले वन। तो द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडिनल कोस्टल रीजन। तो जो टेम्परेट रीजन एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, जो मध्य अक्षांश पर जो कोस्टल एरियाज होते हैं, तटीय इलाके होते हैं, वहां पर ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। अब ये कहाँ पाए जाते हैं, मुख्यतः ये महाद्वीप के हैं जो पूर्वीय किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे कि इन साउथ ईस्ट यूएसए में, साउथ चाइना में, इन साउथ ईस्ट ब्राजील में। They comprise both hard and softwood trees like oak, pine, eucalyptus, etc. तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि ये ठंडी जगह भी है और ये गर्म भी है, इस वजह से यहाँ पर ओक, पाइन, यूकेलिप्टस, ये सारे ट्रीज यहाँ पाए जाते हैं। फिर फॉरेस्ट का फोर्थ टाइप आता है टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट। टेम्परेट डिसिडियस मतलब शीतोष्ण पतझड़ी वन। As we go towards higher latitudes, there are more temperate deciduous forest। अब जैसे जैसे हम
ऊंचाई पर जाते हैं लैटिट्यूड्स के, मतलब पोलर रीजन्स के करीब जाते हैं, तो हमें वहां पर ये शीतोष्ण पतझड़ी वन देखने को मिलते हैं. These are found in the northeastern part of USA, China, New Zealand, Chile and also found in the coastal regions of Western Europe. तो ये कहाँ पाए जाते हैं? यूएसए के जो उत्तरी पूर्वी इलाकों में, चाइना में, न्यूजीलैंड में, चिली में, और जो वेस्टर्न यूरोप की है जो कोस्टल रीजन्स में, मतलब तटीय इलाकों में पाए जाते हैं. दे शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन. अब यह क्या होता है, ये सूखे के मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, और थ्रू आउट इनमें पूरे विंटर इनमें कोई लीव्स नहीं आती है. जैसे स्प्रिंग का सीजन आता है तब इनमें फिर पत्तियां आने लगती हैं. द कॉमन ट्रीज आर ओक, एश, बीच एटसेट्रा. डियर, फॉक्सेस, वॉल्स आर द एनिमल्स कॉमनली फाउंड. अब यहाँ पे हिरन, लोमड़ियाँ, भेड़िया, इस तरीके के जानवर हैं जो कॉमनली पाए जाते हैं. बर्ड्स लाइक फिजेंट्स, मोनल्स आर फाउंड हियर. अब ये जो यहाँ पे देखिए, ये फिजेंट और ये मोनल है, ये इस तरीके के बर्ड्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट हो गया पार्ट इसका फॉरेस्ट का 5, मेडिटेरेनियन vegetation. You have learned that most of the east and northeast margin of the continents are covered by temperate evergreen and deciduous trees. तो हमने देखा कि यहाँ पर जो महाद्वीप है उसके उत्तरी, पूर्वी और पूर्वी इलाके हैं जो किनारे हैं, वो मोस्टली टेम्परेट एवरग्रीन और डिसिडियस ट्रीज से ढके हुए हैं. द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट आर डिफरेंट. लेकिन इन कॉन्टिनेंट, जो हमारे कॉन्टिनेंट है उसके पश्चिमी है और जो दक्षिणी पश्चिमी किनारे हैं वो थोड़े भिन्न हैं. दे हैव मेडिटेरेनियन वेजिटेशन. अब यहाँ पर कौन सा वेजिटेशन देखने को मिलता है? यहाँ पे मेडिटेरेनियन वेजिटेशन देखने को मिलता है. अब इसके नाम से ही पता चल रहा है, मेडिटेरेनियन, सी के पास जो वनस्पति उगती है वो मेडिटेरेनियन वेजिटेशन कहलाती है. मेडिटेरेनियन क्या है? ये भूमध्य सागर जो हमारा है उसके आसपास उगने वाली वनस्पति भूमध्य सागरीय वनस्पति कहलाती है. इट इज मोस्टली फाउंड इन द एरियाज अराउंड द मेडिटेरेनियन सी इन यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया. नेम. अब क्योंकि यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में जो भूमध्य सागरीय हमारा समुद्र है उसके आसपास उगने वाली वनस्पतियां, इसलिए इसका नाम मेडिटेरेनियन वेजिटेशन के नाम से जाना जाता है इसको. This kind of vegetation is also found outside the actual Mediterranean region in California in the USA, Southwest Africa, Southwestern South America and Southwest Australia. तो यहाँ बताया हुआ है कि इस तरीके की जो वेजिटेशन है वो सिर्फ मेडिटेरेनियन समुद्र के पास ही नहीं है, बल्कि उससे बाहर जाकर भी कई इलाके, कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर किस तरीके की जो वनस्पति है वो दिखाई देती है. तो कौन से वो इलाके हैं? वो यूएसए का कैलिफोर्निया हो गया, साउथ वेस्ट अफ्रीका हो गया, साउथ वेस्टर्न हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया हो गया. अब यहाँ एक बॉक्स में देखिए, डू यू नो करके साइड में दिया हुआ है कि मेडिटेरेनियन ट्रीज अडेप्ट देमसेल्व्स टू ड्राई समर्स with the help of their thick barks and wet coated leaves which help them reduce transpiration. तो मेडिटेरेनियन ट्रीज मतलब भूमध्य सागर के जो है ये वनस्पति उगती है, वहां पर इतनी गर्मी होती है कि ये समर के अंदर ये अपने पानी को बचाने के लिए रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, मतलब कि जो इन पौधों से पानी है जो कम उड़े, तो इसकी वजह से इनकी जो पत्तियां होती है ये वैक्स कोटेड होती है और इनका जो तना भी होता है वो काफी ब्रॉड होता है. मेडिटेरेनियन रीजन्स आर नोन एज ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर देयर फ्रूट कल्टीवेशन. अब ये जो इलाका है ये अब इतने फल यहाँ पर उगाए जाते हैं कि इसे पूरे संसार का है जो बगीचा भी कहा जाता है, ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड. अब वाइनयार्ड इन द मेडिटेरेनियन रीजन. अब यहाँ एक फिगर में बताया हुआ है कि किस तरीके से जो इस रीजन के अंदर वाइनयार्ड मतलब अंगूरों की खेती की जा रही है. देखिए, these regions are marked for hot dry summers and mild rainy winters. अब जो ये क्षेत्र है यहाँ पर क्या होता है, जो मेडिटेरेनियन सी से अलग है, लेकिन यहाँ पर वनस्पति वहीं की जैसी देखने को मिलती है. ऐसे इलाकों में जो गर्मियाँ होती है बहुत ही गर्म और शुष्क होती है, और यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है जो सर्दियों में होती है. Citrus fruits such as oranges, figs, olives and grapes are commonly cultivated here.
because people have removed the natural vegetation in order to cultivate what they want to. अब यहाँ पर है जो जितने खट्टे फल होते हैं, ऑरेंज, सेब, ऑलिव, अंगूर, यहाँ पे है जो यहाँ की इन फलों की खेती की जाती है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोगों ने यहाँ का जो नेचुरल वेजिटेशन था उसकी बजाय जो ये चाहते हैं उगाना, ये उगाना इन्होंने यहाँ पे चालू कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर इन सिट्रस फ्रूट्स को उगाने के लिए जो परिस्थितियाँ होती है वो अच्छी होती है। देयर इज नॉट मच वाइल्ड लाइफ हियर। अब मैं यहाँ पर है तो बहुत ज्यादा वाइल्ड लाइफ देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट आ गया लास्ट, कॉनिफर फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के 6 पार्ट हमने पढ़े थे, तो लास्ट है कॉनिफर फॉरेस्ट। अब कॉनिफर्स मतलब कॉनिफर्स यानी नाम से पता चल रहा है कोन शेप वाले जो ठंड में उगते हैं। तो इन द हायर लैटिट्यूड्स ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द स्पेक्टिकुलर कॉनिफर फॉरेस्ट आर फाउंड। अब जो हमारा हम ऊंचे अक्षांश पर पहुंचते हैं ना 50 डिग्री से 70 डिग्री तक, मतलब थोड़ा नॉर्दर्न पोलर के आसपास, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के आसपास जब पहुंचेंगे तो हमें कॉनिफर ट्रीज यहाँ पर देखने को मिलेंगे। These are also called as टैगा। ऐसे इन पौधों को, इन कॉनिफर फॉरेस्ट को टैगा के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ एक बॉक्स में बताया हुआ है कि टैगा मीन्स प्योर और अनटच्ड इन द रशियन लैंग्वेज। रशियन लैंग्वेज में टैगा को है जो बिल्कुल शुद्ध और जिसको छुआ भी नहीं हो, इस नाम से जाना जाता है। तो कॉनिफर फॉरेस्ट को हमने किस नाम से, यहाँ पर किस नाम से जाना गया है, टैगा। These forests are also seen in the higher altitudes। अब जो ऐसे वन होते हैं जो और ऊंचे अक्षांश पर देखने को भी मिलते हैं। These are the trees which सलीमा found in the Himalayas in abundance। अब ये वही ट्री थे जो कि जब सलीमा हिमालय घूमने गई थी तो उसने वहां पे काफी मात्रा में इन ट्रीज को देखा था। They are tall softwood evergreen trees। अब ये जो पेड़ होते हैं ये लंबे होते हैं और इनकी जो लकड़ी होती है वो नरम होती है और ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। The woods of these trees are very useful for making pulp, which is used for manufacturing paper and newsprint। अब इनकी जो लकड़ी होती है वो पल्प बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, जिस पल्प की सहायता से कि पेपर और न्यूज प्रिंट्स वगैरह बनाए जाते हैं। मैच बॉक्सेस एंड पैकिंग बॉक्सेस आर आल्सो मेड फ्रॉम सॉफ्टवुड। अब सॉफ्टवुड से क्या क्या और बनाया जाता है, मैच बॉक्सेस एंड जो पैकिंग बॉक्सेस होते हैं वो भी इससे बनाए जाते हैं। पाइन, सेदर आर द इम्पोर्टेंट वेराइटी ऑफ ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट। अब ऐसे वनों में पाई जाने वालों कॉनिफर ट्रीज के कुछ नाम है यहाँ पे कि पाइन, सेदर, ये यहाँ पे मुख्यतः पाए जाते हैं। सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर आर द कॉमन एनिमल्स फाउंड हियर। तो यहाँ पर है जो वाइल्ड लाइफ में क्या हो गया, लोमड़ियाँ हो गई, मिंक हो गई, पोलर बियर से जो इन पोलर रीजन के आसपास पाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए बताया हुआ है कि कॉनिफर फॉरेस्ट किस तरीके के होते हैं। इस तरीके के कॉनिफर फॉरेस्ट होते हैं और ये कौन शेप के होते हैं, मतलब ऊपर से नुकीले होते हैं। स्नो कवर्ड कॉनिफर फॉरेस्ट। अब यहाँ पे स्नो कवर्ड बताया है, इनकी जो कोन शेप होती है ये मुख्यतः इसी बारिश स्नोफॉल के कारण ही होती है। अब तो जो हमने नेचुरल, ये हमारा यहाँ पर फॉरेस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो हमने नेचुरल वेजिटेशन का फर्स्ट पार्ट था फॉरेस्ट, उसके 6 टाइप्स यहाँ दे दिए। नेचुरल वेजिटेशन का जो सेकंड टाइप था ग्रासलैंड, अब वो हम पढ़ते हैं। तो ग्रासलैंड मेनली 2 उसमें बांटा हुआ है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड टेम्परेट ग्रासलैंड। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड क्या है, ट्रॉपिकल मतलब हो गया उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। These occur on either side of the equator and extend till the tropics। अब ये कहाँ मिलता है, ये इक्वेटर से लेके जो ट्रॉपिक्स है, कर्क और मकर रेखा है, वहां तक हमें ट्रॉपिकल ग्रासलैंड देखने को मिलता है। This vegetation grows in the areas of moderate to low amount of rainfall। अब इस तरीके का वेजिटेशन है वो कहाँ पर हुआ, जहाँ पर की थोड़ी से बिल्कुल कम बारिश होती है, मतलब कम बारिश वाली जगह पर इस तरीके का वेजिटेशन उगाया जाता है। द ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल अबाउट 3 to 4 मीटर्स इन हाइट। अब जो यहाँ उगने वाली घास होती है वो 3 से 4 मीटर ऊंचाई में लंबी होती है। सवाना ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका आर ऑफ दिस टाइप। तो इस तरीके के ग्रासलैंड्स में अफ्रीका का पाया जाने वाला सवाना ग्रासलैंड है। एलिफेंट्स, जेब्रास, जिराफ, डियर, लेपर्ड्स आर कॉमन इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में पाई जाने वाली वाइल्ड लाइफ कौन कौन सी हो गई, हाथी हो गई, जेब्रा हो गई, जिराफ हो गए, लेपर्ड्स, डियर यहाँ पर पाए जाते हैं। ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का डायग्राम दिया हुआ है कि यहाँ पे जो उगने वाली घास होती है 3 से 4 मीटर लंबी होती है और ये मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल वाले इलाकों में
जो हमारा ट्रॉपिकल जोन है हमारी अर्थ का, वहां पर ये उगती है। नेक्स्ट आ गया टेम्परेट ग्रासलैंड, मतलब कि शीतोष्ण घास के मैदान। These are found in the mid-latitudinal zone and in the interior part of the continent. तो अब ये कहाँ पाए जाते हैं? ये हमारे मध्य अक्षांश में और हमारे जो महाद्वीप है उनके आंतरिक भागों में इस तरीके के घास के मैदान देखने को मिलते हैं। यूजुअली ग्रास हेयर इज शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस। तो यहाँ पर उगने वाली घास होती है जो छोटी होती है और पोषक भी होती है। वाइल्ड बफेलोज, बिजन्स एंड टेलॉप्स आर कॉमनली इन द टेम्परेट रीजन। तो यहाँ की वाइल्ड लाइफ यहाँ पर ये नेम दिए हुए हैं। अब नेचुरल वेजिटेशन का लास्ट जो हमने पढ़ा था थोनी बुशेस या श्रब्स, वो यहाँ पर आता है। These are found in the dry desert like regions. तो थोनी बुशेस नाम से पता चल रहा है कटीली झाड़ियाँ कहाँ उगती हैं, जो सूखे रेगिस्तान टाइप की जो जगह होती है वहां पर थोनी बुशेस पाई जाती हैं। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो ट्रॉपिकल डेजर्ट्स कहाँ देखने को मिले? ये कॉन्टिनेंट्स के पश्चिमी किनारों पर हमें देखने को मिलते हैं। The vegetation cover is scarce because of scanty rain and scorching heat. अब यहाँ पर जो बारिश इतनी कम होती है, कम बारिश और बहुत तेज गर्मी के कारण यहाँ जो वेजिटेशन है वो बहुत ही छितरा हुआ होता है, बहुत कम होता है। आइडेंटिफाई द डेजर्ट रीजन्स इन द वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप को देखिए और कुछ डेजर्ट रीजन्स को वहां पर पहचानिए। कैन यू नेम द ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया? क्या आपको भारत के जो ग्रेट डेजर्ट है उसका नाम पता है? तो पता है बच्चों आपको क्या नाम है उसका? उसका नाम है थार डेजर्ट। नेम सम ऑफ द कॉमन एनिमल्स ऑफ द डेजर्ट विच यू हैव लर्नड अर्लियर। If you reach the polar region, you will find the place extreme cold. अब अगर आप पोलर रीजन पे जाते हो तो वहां पर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड आपको देखने को मिलती है। Only mosses, lichens and very small shrubs are found here. तो ऐसी जगह पर कौन सी वनस्पति देखने को मिली? ऐसी जगह पर मोसेस, लिचन्स और बहुत ही छोटी छोटी जो झाड़ियां होती है वो देखने को मिलती हैं। इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर। अब वहां पर जो बहुत छोटा सा गर्मी का सीजन आता है ना, वहां पर उस टाइम ये देखने को मिलती है, उस टाइम उगती है। दिस इज कॉल्ड टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो इस वेजिटेशन को किस नाम से जाना गया? टुंड्रा टाइप वेजिटेशन। तो टुंड्रा टाइप वेजिटेशन का हुआ पोलर इलाकों में हुआ जहाँ पर मोसेस, लिचन जैसी वनस्पतियां उगती हैं। दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलर एरियाज ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। तो इस तरीके के जो वेजिटेशन है ये यूरोप के पोलर एरियाज में, एशिया में और नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलता है। मतलब टुंड्रा वेजिटेशन पोलर एरियाज में देखने को मिलता है। द एनिमल्स हैव थिक फर एंड थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ किस तरीके की है? यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ पाई जाती है वो घने उनके फर होते हैं और उनकी स्किन होती है जो बहुत मोटी होती है, ताकि उनको इन एक्सट्रीम कोल्ड वाले टेम्परेचर से वो अपने आप को बचा सकें। Seal, walrus, musk oxen, Arctic owl, polar bear and snow foxes are some of the animals found here. तो यहाँ पर पाई जाने वाली वाइल्ड लाइफ के कुछ नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। क्या? वॉलरस, मस्क ऑक्सन, आर्कटिक आउल और पोलर बियर, इस तरीके के जो है ये जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ साइड में एक बॉक्स दिया हुआ है जो हमने ग्रासलैंड्स पढ़े थे, तो उसके बारे में है कि ग्रासलैंड्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन्स। की ग्रासलैंड्स होती है उनको भिन्न भिन्न जगह पर भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। तो जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पड़ा था उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, उसमें ईस्ट अफ्रीका में उसको सवाना के मैदानों के नाम से, सवाना ग्रासलैंड के नाम से जाना जाता है। ब्राजील में कैंपस, वेनेजुएला में लियोन्स और लेनोस सॉरी एंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स मतलब शीतोष्ण घास के मैदान, इसे अर्जेंटीना के अंदर पंपास, अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में पेरीज, साउथ अफ्रीका में वेल्स और एशिया के अंदर हो गया ये स्टेपे, ऑस्ट्रेलिया में डाउन। तो बच्चों ये बहुत ही काम की चीज है। इसमें से कोई ना कोई सवाल जरूर पूछा जाता है कि किस जगह पर किस नाम से इस ग्रासलैंड को जाना जाता है। तो आप प्लीज इसको अच्छे से याद कीजिए। सलीमा's father showed her some photographs of thick forest. अब सलीमा के फादर ने जो सलीमा को कुछ थिक फॉरेस्ट मतलब घने जंगल के कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए। इन सम ऑफ द फोटोग्राफ्स सलीमा ऑब्जर्व दैट पीपल वर कटिंग ट्रीज एंड क्लियरिंग द फॉरेस्ट। तो बताया कि सलीमा ने देखा कि जो कुछ लोग हैं जंगलों को काट रहे हैं। हर फादर एक्सप्लेन दैट द लोकल पीपल वांटेड देयर लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट्स। ऐसा क्यों होता है? ताकि वहां पर रहने वाले लोग हैं जो कृषि के लिए, खेती के लिए भूमि और रहने के लिए वहां पर उन जगह को
साफ करने लग जाते हैं, वहां पर उगे हुए पेड़ पौधों को काटने लग जाते हैं। सो दे क्लियर्ड अप द फॉरेस्ट, और इस वजह से क्या हो रहा है, जंगल साफ कर रहे हैं वो लोग। सलीमा स्टार्टेड वंडरिंग इफ ऑल फॉरेस्ट आर क्लियर देन वेयर विल द वाइल्ड लाइफ गो। तो सलीमा ने सोचा कि अगर इसी तरीके से सारे जंगल खत्म हो जाएंगे तो ये जितनी भी वाइल्ड लाइफ है वो कहाँ रहने जाएगी। विल द फॉरेस्ट टेक्स इट्स ओरिजिनल शेप अगेन, और यदि उसके बाद वापस पेड़ पौधे भी लगा भी दें तो क्या अपनी वापस ओरिजिनल शेप में आ पाएंगे। इफ पीपल go on cutting the trees like this, will here be enough oxygen, water vapor, timber, fruits, nuts available in future। और यदि इसी तेजी से है ना जो लोग वनों को काटते रहे तो क्या हमें ऑक्सीजन, लकड़ी, जो इतना सामान जो हमें जंगल से मिलते हैं भविष्य में कभी मिल पाएंगे। डू यू एग्री विद सलमा, तो क्या आप सलीमा के साथ हैं, जो सहमत है। होल्ड अ डिस्कशन विद योर फ्रेंड्स अबाउट द डिप्लेशन ऑफ डिवर्सिफाइड फ्लोरा एंड फौना, सजेस्टेड सम मेजर्स टू कंजर्व देम। तो यहाँ पर बताया है कि भाई आप इस बारे में सोचिए कि जो जंगल है हमारे लिए क्यों जरूरी है, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ओके बच्चों, ये हमारा चैप्टर है जो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे भी मैं अगर कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ सके। थैंक यू।